गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको जूल थॉमसन कोफिशिएंट पढ़ाया था, एक्सपेरिमेंट जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था, उसके कोफिशिएंट की वैल्यू बताई थी मैंने आपको, ठीक है। और मैंने बताया था एंथैल्पी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होती है, कांस्टेंट होता है। तो प्रोसेस क्या हुआ था उस टाइम, वो एडियाबेटिकली हुआ था और आइसोएंथैल्पिक, मतलब वहाँ पे हीट का भी चेंज नहीं था और एंथैल्पी का भी चेंज नहीं था, ठीक। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया था जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू अगर वो किसके केस में, हीटिंग के केस में होगी, ठीक है। अब हम किसके केस में देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ कूलिंग, देखो मैंने म्यू जेटी निकलवा दिया था कल, इन केस ऑफ हीटिंग, ठीक है। इसकी अब वैल्यू निकाल देते हैं इन केस ऑफ कूलिंग। बी पॉइंट ये है इन केस ऑफ कूलिंग म्यू जेटी की वैल्यू क्या होगी इन केस ऑफ कूलिंग। म्यू जेटी किसके बराबर होता है, म्यू जेटी 1/Cp 2a/RT माइनस बी, ठीक है। वैसे मैंने क्या बताया, अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो क्या थी इसकी वैल्यू, -1/Cp v माइनस 2a/RT। एक्चुअली मेरे को ये कभी याद नहीं रहती, तो मैं इसको कैसे निकाल दे सकता हूँ, उससे निकाल दी। मैंने बताया था ये कैसे निकाल सकते हैं, साइकिल रूल से। चलो ठीक है। इन केस ऑफ कूलिंग ये क्या होता है, dt/dp, ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी 1/Cp 2a/RT माइनस बी इन केस ऑफ कूलिंग। मतलब जो टेम्परेचर T1 था, तो अब जो T2 गया वो टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। तो T2 में से T1 गया, तो ये किसके बराबर, ये कम है, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आया, नेगेटिव। और ये क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर तो क्या है, प्रेशर हाई से लो होता है, तो मतलब क्या है, ये भी क्या हमेशा डीपी तो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है, 1/Cp 2a/RT माइनस बी, 2a/RT माइनस बी। ये उस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएगा, Cp कांस्टेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, 2a/RT माइनस बी। आई बात समझ में आपको, ये क्या हो जाएगा, 2a/RT माइनस बी। तो मतलब जो ये मेरी वैल्यू है 2a/RT माइनस बी, ये पॉजिटिव है, तो मतलब 2a/RT माइनस बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, 2a/RT ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, बी से हो जाएगा। टी को साइड ले जाओ, 2a/RB किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, टी से, कोई टेम्परेचर से। ये किसका टेम्परेचर, 2a/RB किसके बराबर है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। किससे बड़ा है, टेम्परेचर से। किसके केस में, इन केस ऑफ कूलिंग, ठीक है। इसका सी पॉइंट लिखो, इफ नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, इफ देयर इज नो एनी चेंज इन टेम्परेचर, या लिख लो इफ नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, इफ नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग। मतलब इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि dt मेरा क्या है, 0, कोई चेंज नहीं आ रहा है टेम्परेचर के अंदर, तो मैं यहां से ले लेता हूं डायरेक्ट। इस केस में dt/dp, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 1/Cp 2a/RT माइनस बी। ये क्या है, dt 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, Cp उस साइड जाएगा तो 0, 2a/RT माइनस बी। तो 2a/RT किसके बराबर हो जाएगा, एक्चुअल में बी के बराबर में। 2a/RB किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर में। ये क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर है। अगर ना तो हम कूल हीट करें, ना कूल करें, तो उस केस में इन्वर्जन टेम्परेचर किसके बराबर है, टी के बराबर में। आ गया, 3 केस थे इसमें। और इन्वर्जन टेम्परेचर के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल देते, केस ऑफ हीटिंग, कूलिंग एंड इफ नाइदर चेंज इन एनी टेम्परेचर, ठीक है। मिटा दे, लिख लेना, इफ इन केस ऑफ नाइदर कूलिंग और नॉर हीटिंग, इन्वर्जन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर। मिटा दो इसको। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, द एक्सपेंशन वर्क डन इन expansion work done when work done
when 50 gram of water 50 gram of water is electrolyzed under constant pressure at under constant pressure at 25 डिग्री सेल्सियस at 25 डिग्री सेल्सियस। देखो वर्क नहीं करवाया आपसे, वर्क नहीं करवाया है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल। मैंने बताया प्रोसेस मेरा क्या हुआ, इरिवर्सिबल। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, मेरी रिलेशन क्या, मैंने किसने क्या बताया है, एक्सपेंशन कर रहे हैं। वाटर क्या है, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, वाटर क्या है, टूट रहा है। वाटर लिक्विड के अंदर था, इलेक्ट्रोलाइज कैसे होता है वाटर, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ऐसे ही तो इलेक्ट्रोलाइज होता है कोई भी वाटर, ठीक का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे हमारे पास कितने मोल में ब्रेक हुआ, H2O गैसियस मॉलिक्यूल के कितने मोल है, 1 तो हुआ इसका, हाफ किसका हुआ O2 का, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 3/2 मोल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। वर्क डन क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। वी फाइनल, वी इनिशियल क्या है, जीरो। वी इनिशियल जीरो, क्योंकि देखो लिक्विड का गैसियस के कंपेयर में वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड का गैसियस के कंपैरिजन में वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो हम वी इनिशियल क्या मान लेते हैं, इसका 0 मोल मान लेते हैं। तो पी एक्सटर्नल वी फाइनल, ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल वी फाइनल। अब देखो पी एक्सटर्नल वी फाइनल मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोडक्ट ये nRT बाई वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पी एक्सटर्नल मतलब P2। यहाँ पे भी क्या होता है पी एक्सटर्नल मतलब जो P2 जो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी वी फाइनल मतलब V2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा P2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा nRT बाई, क्योंकि देखो PV बाई इक्वल टू nRT से निकलवाया है मैंने। प्रेशर क्या हो गया, सॉरी वॉल्यूम किसके बराबर होगा, nRT बाई V। ठीक है, तो प्रेशर से प्रेशर कट गया, आई बात समझ में। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू माइनस nRT। ठीक है, मतलब वर्क डन हम कैसे निकाल लेंगे, माइनस nRT। तो अब देखो, अब एक चीज देखो, यहां हमारे पास हमें R की वैल्यू पता है, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पुट कर देंगे। टेम्परेचर गिवन होगा 25 डिग्री में 298 केल्विन। ठीक है, केल्विन के अंदर चेंज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाए कि जब 50 ग्राम वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा, जब कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो यहां कितना ग्राम इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, 18 ग्राम वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। मतलब जब 18 ग्राम वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है तो कितने मोल्स देता है, कितने मोल्स में टूटता है ब्रेक में, 3/2 के अंदर टूटता है। 1 ग्राम वाटर अगर ब्रेक होगा तो वो किसके अंदर होगा, 3/2 इंटू 1/18 के अंदर होगा। अगर ये किसकी बात कर रहा है, 50 ग्राम की, 50 ग्राम वाटर अगर ब्रेक होगा तो वो किसके अंदर होगा, 3/2 1/80 इंटू 50। अब यहां से क्या निकाल लो, इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो यहां से कैसे आ जाएगा, 6 to 25, तो ये होगा 25/6 इतने मोल्स के अंदर ब्रेक होगा 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इतने मोल्स प्रोवाइड करेगा हमें। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, -25/6। आर की वैल्यू पुट कर दो 8.1314। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। ठीक है, इसकी यूनिट ले लेना जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोल, तो मोल से मोल कट गया, पर केल्विन से केल्विन कट गया, तो वर्क डन किसके अंदर आ जाएगा, जूल के अंदर आ जाएगा। इतना जूल होगा। आप इसको सोल्व कर लेना, मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। 10 पॉइंट माइनस की वैल्यू तो रहेगी -10.3 ये किलो जूल्स के अंदर है, क्योंकि कुछ आएगी मतलब जीरो कहीं आगे चल के लगेगी, तो क्या करना, वो जूल के अंदर आएगा, किलो जूल के अंदर करेगा 10⁻³ से करके। अब इसकी वैल्यू आई -10.3 किलो जूल्स।
आप समझ गए ना। इसमें क्या किया भाई, वर्क डन निकालना था जब 50 ग्राम वाटर टूटता है, ठीक है। जब वर्क डन बताओ, तो भाई कुल मिला के बात ये है, वर्क डन किसके बराबर होता है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल बाई वी इनिशियल, सॉरी माइनस वी इनिशियल, हाँ सही है। पी एक्सटर्नल वी इनिशियल मान लेता हूँ जो वाटर लिक्विड के अंदर होता है, गैसेस के अंदर टूटता है, तो इनिशियल में उसका क्या है, वॉल्यूम जीरो ही होगा, ठीक है। तो माइनस पी एक्सटर्नल वॉल्यूम वी फाइनल की वैल्यू रख दो माइनस एन सॉरी एनआरटी बाई पी एक्सटर्नल, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस एनआरटी। हमें इतना समझ में आ गया कि मेरा वर्क डन होता है माइनस एनआरटी, हमें बस एन एन की वैल्यू पता लग जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप देख लेना कि भाई 18 ग्राम टूटता है तो इतने में, फिर आपसे कितने ग्राम भी तुड़वा रखा है तो उससे के पहले एन निकाल लो और इसके अंदर पुट कर दो, बात खत्म। आई बात समझ में, एक बार क्लियरिटी चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन, इसके अंदर देखो 2 मोल ऑफ जिंक, 2 मोल ऑफ जिंक is dissolved in HCl, is dissolved in HCl, is dissolved in HCl at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius. The work done in open vessel is, the work done in open vessel इज, ए ऑप्शन है -2.47 किलो जूल, ए ऑप्शन है -2.47 किलो जूल, बी ऑप्शन है -4.95 किलो जूल, सी ऑप्शन है इसका 0.048 किलो जूल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसमें क्या आता है, 2 मोल ऑफ जिंक इज डिसॉल्व्ड इन HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब HCl के अंदर जिंक का ब्रेकिंग हो रहा है और वर्क डन करवाया किसके अंदर, ओपन वेसल के अंदर। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, जिंक को डिसॉल्व करो, किसके अंदर कर लिया इसने, HCl के अंदर, किसके अंदर ब्रेक होगा ये, ZnCl2 प्लस H2, बैलेंस कर लो इसको, 2 ZnCl 4 HCl, हाँ हो जाएगा 2 जिंक, अगर वैसे भी करो तो 4 HCl 2 ZnCl2, Zn के 2 हो गए, Cl के 4 हो गए, हाँ ठीक है। H2 के कितने, 2 H2 के अंदर, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर लो, जिंक प्लस 2 HCl ZnCl2 प्लस H2, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। पर इसे 2 मोल बताया जिंक के, इन्होंने गिवन है, इन्होंने क्या गिवन है, 2 मोल ऑफ जिंक डिसॉल्व किया है HCl के अंदर, ठीक है, HCl के अंदर डिसॉल्व है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर चलो ठीक है, वर्क डन निकलवाया ओपन वेसल के अंदर, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर डिसॉल्व है तो हमें वर्क डन निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है जिंक भी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। तो ये पूछा है कि भाई हमारे पास वर्क डन क्या है, हमने निकाल लिया पिछले क्वेश्चन में, अब बार बार हमें निकालना नहीं, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, स्टार्टिंग में वी फाइनल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये सॉलिड है और वो गैसियस पार्टिकल है, ठीक है, H2 के, तो इनिशियल जीरो नहीं। अब केवल आप देखो वर्क डन किसके बराबर है, जीवन एनआरटी, हमें पता है, पता लग गया वर्क डन किसके बराबर है, एनआरटी के, बात खत्म यहाँ तक, ठीक है। एनआरटी कितने, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हम यहाँ पे हमेशा मोल्स किसके लेते हैं, गैसियस पार्टिकल के, कभी भी सॉलिड और लिक्विड की गैस का उनका मोल्स नहीं लेते, क्योंकि उनकी एक्टिविटी जीरो होती है। मैं केमिकल इक्विलिब्रियम या आयोनिक इक्विलिब्रियम कभी आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा सॉलिड और लिक्विड की एक्टिविटी जीरो होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, गैसियस पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। चलो यहाँ पे कितने गैसियस पार्टिकल, H2 ही तो है गैसियस पार्टिकल, बाकी तो क्या है, सभी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए, 2। आर की वैल्यू पुट करो 8.314, टेम्परेचर कितना है 298, इसकी वैल्यू पुट कर लेना जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये क्या है, केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया, ये मोल है, मोल से मोल कट गया, तो जूल के अंदर आंसर आ जाएगा वर्क डन। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कुछ है या नहीं, 4.9 इसका आंसर गिवन है हमें, 4.9 है कहीं, हाँ 4.9 नियरली होगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, 4.954 जो भी है किलो जूल, इसका क्या होगा, पी आंसर होगा।
ओपन वेसल, वर्क डन इन ओपन वेसल, ठीक है। और एक चीज बात याद रखो, ओपन वेसल के अंदर वर्क डन होगा, क्लोज वेसल के अंदर तो क्या होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। क्लोज वेसल के अंदर क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम का अंदर चेंज थोड़ी ना आएगा, तो क्या होगा, वर्क डन हमेशा किसके अंदर होता है, ओपन वेसल के अंदर होता है। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे, मतलब कहीं भी कोई किसी के अंदर डिजोल्व है या कोई इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला लगा देना -nRT, बात खत्म, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर होगा, -nRT, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोलाइज होगा या अभी डिजोल्व होगा, उसके अंदर ये देख लेना नंबर ऑफ मोल्स का चेंज कितना आ रहा है, और बात खत्म, वहीं पे वर्क डन निकाल लोगे आप, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। अब देखो, अब पढ़ाएंगे कार्नोट रीजन। कार्नोट रीजन इसके अंदर क्या है, काफी लंबी की थ्योरी है थोड़ी सी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा थ्योरी वगैरह के पार्ट को थोड़ा स्किप करें, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आते हैं वो इसके वर्क डन से क्वेश्चन आते हैं। कार्नोट रीजन का जो वर्क डन होता है या होता है एफिशिएंसी, ठीक है, कार्नोट रीजन की, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो कार्नोट रीजन को जल्दी जल्दी करो, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। चलो टाइम तो काफी है, ठीक है। इसके अंदर एक दो पॉइंट है कि भाई ये काफी एफिशिएंट इंजन है, ठीक है। इसके अंदर लिख लेना मोस्ट एफिशिएंट इंजन। मोस्ट एफिशिएंट इंजन मतलब क्या है, ये एफिशिएंसी काफी अच्छी दे देता है, मोस्ट एफिशिएंट इंजन, ठीक है। इसकी जो आउटपुट है वो ठीक है, ठीक है। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, हमने इसके अंदर जितनी प्रोसेस करवाई इस कार्नोट रीजन के अंदर वो सभी क्या करवाई, रिवर्सिबल। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। एक दो पॉइंट और लिख लो कि एफिशिएंसी और इंजन डिपेंड अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस आगे बताएंगे कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ये एक दो पॉइंट है, आप इनको याद कर लेना। आगे आपके फॉर्मूले में एफिशिएंसी के अंदर केवल टेम्परेचर ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। T2 - T1/T2 ये केवल इस किसी के वर्किंग सब्सटेंस के किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको। मिटा दे। अब प्रोसेस देखते हैं कार्नोट साइकिल का, ठीक है। देखो इसके अंदर ये ना 4 प्रोसीजर होते हैं, 4 प्रोसीजर होते हैं, 4 प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल है सभी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब पीवी का एक डायग्राम बना लो इसके लिए, ये क्या होता है, पीवी, ठीक है। 4 प्रोसेस है इसके अंदर, 4 प्रोसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ले दो ABCD, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक। देखो एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो मतलब क्या है, एक्सपेंड कब करेगा कि भाई हमें इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। ये किस पे होगा, टेम्परेचर पे,
टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ना, इसको मान लेते हैं कि जो ये मेरा प्रोसेस है, तो फिर क्या होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर देखो ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक्सपेंशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है, एक्सपेंड करते हैं पार्टिकल, सॉरी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं इसको मान लेता हूं जो मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कोई भी हीट का चेंज नहीं होगा, ये बात ठीक है। आइसोथर्मल के अंदर हीट का चेंज हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोथर्मल को तो मैं कहाँ प्लेस करूंगा, जितने भी एडियाबैटिक जितने प्रोसेस हो उसको कहाँ पे प्लेस कर दूंगा, इंसुलेटर पे प्लेस कर दूंगा। तो जो ये मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है इसको मैं क्या कर दूंगा, हाई सोर्स पे रख दूंगा, ठीक है, हाई सोर्स, ठीक है। और इसका टेम्परेचर की वैल्यू क्या मान लूंगा, T2 मान लूंगा कि भाई ये सोर्स से क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो मतलब सोर्स से क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, ठीक है। कोई Q2 सोर्स है, मतलब कोई मेरा सोर्स है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। देखो सिस्टम हमेशा क्या करता है, सोर्स से एनर्जी लेता है और क्या करता है, सिस्टम सिंक को एनर्जी देता है। तो देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर अगर मैं C से D पे जाऊंगा, अगर मैं C से D पे जाऊंगा तो उस ड्यूरेशन पे मेरा क्या होगा, C से D पे जाऊंगा तो उस टाइम पे क्या होगा, C से D पे जाऊंगा तो टेम्परेचर का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। कंप्रेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर का, हालांकि है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पर नॉर्मली मैं कंप्रेशन की बात करूं, कोई भी प्रोसेस हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर आइसोथर्मल है टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर जो इंक्रीमेंट होगा, जो टेम्परेचर की बढ़ोतरी होगी वो किसको दे देगा, सिंक के अंदर डाल देगा, ठीक है, और अपना टेम्परेचर क्या कर लेगा, कांस्टेंट कर लेगा। तो ठीक है, इसको मैं क्या कहाँ पे रख देता हूँ, सिंक के ऊपर रख देता हूँ, और इसको एक्सपेंशन वाले सिस्टम को रख देता हूँ सोर्स पे। इसका टेम्परेचर क्या मान लेता हूँ, T1 मान लेता हूँ, इसका टेम्परेचर क्या मान लेता हूँ, T2 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर का तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, सॉरी टेम्परेचर का बोल रहा हूँ, सॉरी मैं क्या, हीट का कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब इसको किसी सोर्स या सिंक पे तो डालना नहीं है, क्योंकि हीट ना तो लेगा ना देगा, ठीक है, इसका सोर्स और सिंक से कोई लेना देना नहीं है। अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन के अंदर हमेशा मैंने क्या बताया, टेम्परेचर क्या डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो एक्सपेंशन के अंदर तो हाई टेम्परेचर से कहाँ पे आ जाएगा, लो टेम्परेचर, फिर T2 से कहाँ आ जाएगा, T1 पे आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये प्रोसेस है मेरा कोई D पे, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन के ड्यूरिंग में क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, कोलाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो फिर ये टेम्परेचर T2 से कहाँ पे चला जाएगा, वापस से T1 पे चला जाएगा। ये कहानी समझ में आई पूरी कार्नोट साइकिल की, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लिख लेना इसके अंदर, टू अटेन द आइसोथर्मल प्रोसेस, लिख लेना इसके अंदर, टू अटेन द आइसोथर्मल, टू अटेन द आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन, वर्किंग सब्सटेंस is placed on, working substance is placed on source at high temperature, source at high temperature, T2 and substance absorb the heat Q2, हाई टेम्परेचर, Q2 हाई टेम्परेचर, मतलब इसको लिख लो QH, मतलब हाई टेम्परेचर QH, ठीक है। तो इसके अंदर वर्क डन क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल है, माइनस nRT, छोड़ो इसको लिखो, मैं उसके अंदर करा दूंगा, ठीक है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस करने के लिए वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, सोर्स पे रख देंगे हाई टेम्परेचर पे, और सब्सटेंस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट, क्या करेगा, Q2 करेगा, ठीक है। इसको पॉइंट ले, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स Q2 किसके बराबर है, फोन किसका है ये, Q2 किसके बराबर है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स है T2, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स
सोर्स एट T2, इसके बाद Q1 हीट रिजेक्टेड टू सिंक को रिजेक्ट कर देता हीट किस टेम्परेचर पे एट T1। ये सब क्या है, हमने अजम्पशन मांगे काम किया है, ठीक है। इस बात को लिख लो और मैं इसको मिटा देता हूं, डायरेक्ट अब वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। मिटा दे। फर्स्ट फाइंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन निकालते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, वर्क डन क्या होता है, माइनस nRT ln V2/V1, ठीक है। ये निकालते हैं ना, V फाइनल बाई V इनिशियल लिख लो यहाँ पे, चाहे 1 मिनट के लिए। V फाइनल बाई इनिशियल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस का कैसे निकालते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का निकालते हैं, माइनस nRT ln V फाइनल बाई V1। चलो ठीक है भाई, वर्क डन मैं कल निकलवाता हूँ। ओके, थैंक यू।